नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व किया, जिसमें हमने 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। और आज की क्लास प्रैक्टिस सेट 5 है और जिसमें हम 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं सुपर टेट में, उन सभी पॉइंट्स को मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है और उनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस टॉपिक पर बेस्ड लगभग हमारे 50 प्रश्न हो जाएंगे और प्लस उसके कंटेंट आपके हो जाएंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके सुपर टेट एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे उनको आप इजीली कर पाएंगे। और उम्मीद यही है स्टूडेंट्स कि इन्हीं 50 प्रश्नों में से आपको कोई 2 प्रश्न या 1 प्रश्न जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताए हैं उन सभी बातों को आप समझ पाए हैं और उनके हिसाब से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास के जो इंटरेस्टिंग सवाल है वो किस प्रकार के सवाल हैं और किस तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं आज की क्लास के इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थोड़े और टफ लेवल के प्रश्न जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो उनसे रिलेटेड प्रश्नों को जानते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम्स में यदि टफ पेपर भी आपके एग्जामिनर बनाए तो इससे ज़्यादा टफ वो नहीं बना सकता। और अगर इजी प्रश्न भी आए, कुल मिलाकर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो इन्हीं 50 प्रश्न या इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और वो ऐसे प्रश्न होंगे कि आपसे बाहर नहीं जाएगा यदि आप इस टॉपिक के कंटेंट को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं और उसके बाद आप इन 5 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं, तो इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 41वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर जोर दिया जाता है, यानी कि स्टूडेंट जो शिक्षा है इसको जीवन से जोड़ने की बात पर, यानी कि जो आप एजुकेशन लेते हैं या आप ही समझ लीजिए जो आप अपनी कक्षा में जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे एज अ टीचर, तो आप बच्चों को जो शिक्षण देंगे यानी कि जो आप उनके साथ शिक्षण प्रक्रिया करेंगे, जिस भी टॉपिक को आप बच्चों को समझाएंगे उसको जीवन से जोड़ने की बात पर आप बात करेंगे। आपका मूल उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों के जीवन से जुड़ सके, ताकि बच्चे उसको इजी वे में समझ सके और वो इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इतना समय क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में इतनी सारी जानकारियाँ क्यों इकट्ठी कर रहे हैं, इसका आने वाले समय में उस बच्चे के साथ क्या लाभ होने वाला है, ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। यदि बच्चे को पता होगा कि इसका मुझे आने वाले समय में बेनिफिट मिलने वाला है तो उस बच्चे का रुचि जो है, इंटरेस्ट जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। इसलिए आपको शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर जोर दिया जाता है। लेकिन इस बारे में बात किस में की गई है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है एनसीएफ 2020, ऑप्शन सेकंड कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन थर्ड कहता है आरटीई 2009 और ऑप्शन फोर्थ कहता है एनसीएफ 2005। अब स्टूडेंट इन 4 ऑप्शनों में आपके कौन से ऑप्शन में ये इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा को जीवन से जोड़ा जाए, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एनसीएफ 2020 होता नहीं है क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी बनी है वो 2020 में बनी है। तो एनसीएफ 2020 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये है ही नहीं अस्तित्व में। दूसरी बात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो ये राष्ट्र की शिक्षा नीति से रिलेटेड कुछ सुझाव किए गए थे बट इसमें शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर ध्यान नहीं दिया गया था। और आरटीई एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि जो भारत में 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए और हर गांव में लगभग 1 किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय उपस्थित हो और 2 से 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपस्थित हो। ये सुझाव आपके आरटीई 2009 में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि एक टीचर का क्या रोल है और टीचर को बच्चे के साथ किस तरीके से डील करने चाहिए। ठीक कि आप बच्चे को पीट नहीं सकते, आप बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब
नहीं कर सकते, आप मेंटली बच्चे को डरा नहीं सकते। ये सभी सुझाव आपको आरटीई एक्ट 2009 में बताया गया है, लेकिन जीवन से जोड़ने की बात पर आरटीई 2009 में नहीं बताया गया, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। और आशा करता हूं कि आप एनसीएफ 2005 से परिचित होंगे, क्योंकि आपने यूपी टेट या फिर सी टेट में अवश्य ही इसको पढ़ा होगा। तो यदि आप एनसीएफ 2005 से परिचित है तो आप इजीली बता सकते हैं कि शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर जोर दिया जाता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 में इस बात पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एनसीएफ 2005। स्टूडेंट्स, एनसीएफ 2005 से यदि आप परिचित हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप परिचित नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हमें एनसीएफ 2005 के बारे में और भी जानकारी की आवश्यकता है, हमें जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में और भी जानकारियां लेना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं फिर एनसीएफ 2005 पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें एनसीएफ 2005 पर जो भी बातें की गई हैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह स्टूडेंट्स की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसमें शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात पर जोर दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका होता है एनसीएफ 2005। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न एग्जामिनर बनाते हैं। तो इस तरीके से यदि एग्जामिनर प्रश्न बनाए भी, जितना भी ज्यादा टफ से टफ बनाए, कंटेंट आपका बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होने चाहिए। यदि आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी प्रश्न में नहीं फंसेंगे। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य समानता व सहभागिता लागू करना है। यानी कि आपको एक सिद्धांत बताने हैं जिसका मुख्य उद्देश्य यानी मूल उद्देश्य ही है समानता एवं सहभागिता लागू करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड कहता है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड कहता है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत और ऑप्शन फोर्थ कहता है विभाजन का सिद्धांत। अब स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इसमें से कौन से सिद्धांत का मूल उद्देश्य होता है समानता व सहभागिता लागू करना। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से आप परिचित होंगे, जिसमें मैंने 12 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में डिटेल में आपको बताया है, तो उसमें आपको एक पॉइंट आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जो आपको ये सिखाता है कि आपकी कक्षा में कोई भी बच्चा एक दूसरे के साथ मैचअप नहीं होता, यानी कि हर एक बच्चे अपने आप में डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तो समानता और सहभागिता की बात नहीं की गई है। दूसरा सिद्धांत है स्टूडेंट्स निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। देखिए, निर्माण का मतलब आपको पता है, सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि हर एक बच्चे में सृजनात्मकता होती है, यानी कि कुछ नया करने की प्रवृत्ति के साथ हर एक व्यक्ति का जन्म होता है। तो हमें हर एक बच्चे के जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है उस पॉइंट को जानना, उसको पहचानना कि हर एक बच्चे में जो नव निर्माण करने की जो कला है वो कौन सी कला इसके अंदर विद्वान है, उसको पहचानना और उसी डायरेक्शन में उसको सहयोग करना, उसकी हेल्प करना। तो इसी में यदि किसी बच्चे के अंदर किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट ज्यादा है और हम उस बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड कार्य कराते हैं तो वो बच्चा मनोरंजन के साथ यानी कि खुशी खुशी उस कार्य को करता है, और जब वो खुशी खुशी उस कार्य को करता है तो वो अपने फील्ड में बहुत आगे डेवलप हो पाता है, जो हमें निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत सिखाता है। लेकिन यहाँ पर समानता और सहभागिता की बात नहीं की गई, यहाँ पर बात सिर्फ ये की गई है कि हर एक व्यक्ति में अपना अलग अलग निर्माण करने की क्षमता होती है, अलग अलग संरचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके जरिए उसकी क्रिएटिविटी को हम डेवलप कर सकते हैं मनोरंजन के माध्यम से। तो इसलिए इसमें आपको समानता और सहभागिता की बात नहीं की गई है। और चौथा है आपका स्टूडेंट्स विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत आपका नहीं हो सकता, क्योंकि विभाजन का मतलब ही होता है कि आप किसी भी से बड़े कार्य को भी छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उस बड़े कार्य को भी एक बार में संपन्न कर सकते हैं। यानी कि विभाजन का सिद्धांत आपको ये बताता है स्टूडेंट्स कि कितना भी बड़ा कार्य आपके पास हो, कितना भी बड़ा कार्य आपके पास हो, उस कार्य को यदि आप संपन्न करना चाहते हैं तो उस कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके आप एक एक भाग को पूर्ण करके भी उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, जो आपको विभाजन का सिद्धांत सिखाता है। लेकिन ये सिद्धांत, इस सिद्धांत में भी कहीं पर आपको समानता एवं सहभागिता की बात नहीं की गई है। बात की गई है स्टूडेंट सिर्फ लोकतंत्रीय व्यवहार के सिद्धांत में। यदि आपको कंटेंट के दौरान जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको ध्यान होगा तो आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इजीली बता सकते थे कि जब मैंने आपको लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत यानी कि जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर होते हैं, लोकतंत्र में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सिद्धांत आपको बताता है
कि आप अपनी कक्षा में यदि आप लोकतंत्र व्यवहार करते हैं तो आप अपनी कक्षा में जब आप एक अध्यापक के तौर पर शिक्षण करेंगे, आप किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। आपके लिए प्रत्येक बच्चे एक जैसे हैं, चाहे कक्षा में आपके ही कोई बच्चे क्यों ना हो, आप और बच्चों के साथ भी उसको एक जैसे भाव से देखेंगे। इसका मतलब आप सभी को एक जैसे इक्वलिटी यानी कि समानता की नज़रों से देखेंगे, एक दूसरे के अंदर भाईचारे वाली भावना को विकसित करेंगे, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए कोई भी गतिविधियों को करना, एक दूसरे की मदद करना, ये सभी एक साथ समानता के साथ आगे बढ़ सके, इस प्रकार के व्यवहार को आप बच्चों के बीच डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो आपको लोकतंत्रीय व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है। तो यदि आप लोकतंत्रीय व्यवहार के सिद्धांत को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है तो आप फिर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इजीली बता सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवहार के सिद्धांत का मूल उद्देश्य ही है समानता व सहभागिता लागू करना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाता है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस इजीली लगा लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। तो 43 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है, यानी कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बाल मनोविज्ञान आप पढ़ते हैं इसका जो आधारभूत सिद्धांत यानी कि जो इसका बेस है, यानी बेस नियम कि आप बाल मनोविज्ञान को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड कहता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड कहता है आवृत्ति का सिद्धांत और ऑप्शन फोर्थ कहता है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। अब स्टूडेंट्स आपको बताने हैं कि बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो स्टूडेंट्स यदि आप जैसे कि आप यूपी टेट या फिर सी टेट में बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी सेक्शन को पढ़ते हैं और सीडीपी के अंतर्गत आप बहुत सारे टॉपिक को पढ़कर आए हैं, आप सभी टॉपिक से परिचित होंगे। तो आप इतने सारे टॉपिक जैसे कि आप व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ते हैं, आप अभिप्रेरणा को पढ़ते हैं, आप अधिगम को पढ़ते हैं, आप सृजनात्मकता को पढ़ते हैं, आप चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, तो ये सारे जो टॉपिक है या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो आप समावेशी शिक्षा, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, इस तरीके की जो भी टॉपिक पढ़ते हैं इसका बेस सिद्धांत क्या है, यानी कि इस टॉपिक को इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ने होते हैं, इसका रीजन आपको बताना है कि आप इसको क्यों पढ़ते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में आपको एक ऑप्शन बताने हैं जिसके माध्यम से आप इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर पाएं। तो स्टूडेंट्स आपने जब सिद्धांत पढ़े होंगे और मैंने आपको शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत इन चारों सिद्धांतों के बारे में बताया, तो उसमें मैंने आपको अभिप्रेरणा का सिद्धांत बताया। अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये बताता है कि आपको किस तरीके से मोटिवेट होना है और किस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे और कब कैसा मोटिवेशन आपको देना है। ठीक, तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आप अभिप्रेरणा भी करते हैं, आप आवृत्ति भी करते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है कि आप बच्चे को क्या देते हैं, आप बच्चे को अभ्यास करने की प्रवृत्ति को विकसित करते हैं। अभिप्रेरणा के अंतर्गत आप क्या करते हैं, आप बच्चे की जो गति है उस गति को, मोटिवेशन जो शब्द है इसका मतलब ही होता है मोशंस, यानी मोशंस का मतलब क्या है, गति। तो गति देना, यानी कि मान लीजिए कि आप अपनी स्पीड में चल रहे हैं और आपकी स्पीड को यदि मैं गति देना चाहता हूं तो मुझे आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देना होगा, और यदि आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं और मुझे आपको जो है उस डायरेक्शन से रोकना होगा तो मैं आपको नेगेटिव मोटिवेशन दूंगा, यानी कि आपको नकारात्मक अभिप्रेरणा देने की आवश्यकता होगी। आपको कुछ ऐसी बातें बतानी होगी या कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप उस गलत एक्टिविटीज को ना करें। तो स्टूडेंट्स अभिप्रेरणा का मतलब आपकी गति को बढ़ाना, यानी कि आपके कार्य करने, आप गति किस दिशा में करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क करेंगे तो आपके उस वर्क के डायरेक्शन में मैं आपको गति दूंगा, तो इसका मतलब आपको अभिप्रेरणा मिल जाएगी। ये आपको अभिप्रेरणा का सिद्धांत सिखाता है। आवृत्ति का सिद्धांत मतलब पुनः दोहराना, बार बार चीजों को दोहराना। तो दोहराने से आपको क्या होता है, जितना ज्यादा आप दोहराएंगे इसका मतलब आप एक्टिव होंगे, आप क्रियाशील होंगे। ठीक, और चौथा ऑप्शन आपका होता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल निश्चित है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। यानी कि जो आपके कक्षा में बच्चे होंगे या फिर आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, आपका उद्देश्य है सुपर टेट के एग्जाम को क्रैक करना। तो सुपर टेट के एग्जाम को क्रैक करना सिर्फ आप बोलेंगे कि मेरा सुपर टेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो बोलने से नहीं होगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्रियाशील हैं इस समय आप। तो ये जो तीनों पॉइंट है स्टूडेंट्स बी, सी एंड डी, ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन नंबर ए में छिपा हुआ है। जो आप बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप बालकों की जो माइंड सेटअप है उसको जान पाए,
उस दिशा में बच्चों को कैसे आप आगे बढ़ाएं, किस तरीके से आपके व्यवहार होने चाहिए जिससे बच्चों को पक्षपात ना लगे, बच्चे सहजता के साथ, समानता के साथ अपनी भावनाओं को आपके साथ व्यक्त कर पाएं। इन सभी गतिविधियों को, इन सभी व्यवहारों को आपके अंदर डेवलप करने के लिए बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक आपको दिए जाते हैं, ताकि आप उन टॉपिक को पढ़ें, उनको स्टडी करें, उनको फील करें, अपने व्यवहार में उतारें। तब आपका व्यवहार इतना चेंज हो कि बच्चे के लिए वो बिल्कुल अनुकूल हो पाए। तो बाल मनोविज्ञान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है क्रियाशीलता, यानी एक्टिवनेस। और क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो पाए होंगे और आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस इजीली लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना कहलाता है। ये कथन है। देखिए, बालक कार्य करके ही सीखते हैं, यानी कि बालक जो कार्य करते हैं उसी से सीखते हैं, और जब बालक क्रिया द्वारा सीखते हैं तो वो सीखना उनका स्थायी होता है। यानी कि स्टूडेंट्स, आप बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद यदि उसको अभ्यास नहीं करेगा तो उसको भूल जाएगा। बट जब बच्चा स्वयं से कार्य करता है, यानी स्वयं से कोई चीज़ करता है और वो सीखता है, तो वो उसे लंबे समय तक वो याद होता है, यानी कि उसका वो सीखना कैसा हो पाता है, स्थायी हो पाता है। तो ये कथन है जो एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना कहलाता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है जीन पियाजे का है, ऑप्शन सेकंड कहता है फ्रोबेल का है, ऑप्शन थर्ड कहता है आर्मस्ट्रॉन्ग का है, और ऑप्शन फोर्थ कहता है वाइगोत्स्की का है। स्टूडेंट्स, आपने अपने यूपी-टेट सी-टेट के दौरान जीन पियाजे को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और खासकर सी-टेट वालों का तो ये सबसे फेवरेट टॉपिक है, जहां से आपको 2 से 3 प्रश्न हर पेपर में देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर जीन पियाजे आपको यही बात करते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर निर्माण करने की क्षमता होती है, यानी कि हमें सिर्फ उस बच्चे की एक्टिविटी को ध्यान से देखना, उसको समझना और उसी डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाना। तो ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इसलिए ऑप्शन में जीन पियाजे आपको दिया गया है। दूसरा है फ्रोबेल। फ्रोबेल का आपको पता है किंडरगार्टन पद्धति है उनका, जहां पर उन्होंने एक बालक को क्या बताया है, पौधे के समान बताया है। और रोल किसका होता है? टीचर का। जैसे एक माली बगीचे में पौधों की देखभाल करता है, इसी प्रकार से एक विद्यालय में एक शिक्षक जो है वो अपने बालकों की देखभाल करते हैं। तो बच्चे को ज्ञान का निर्माण स्वयं करने के लिए माहौल देना, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग साहब, इन्होंने खोज विधि दी है, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड इन्होंने दी है, और इन्होंने भी कहा है कि बच्चा जब खोज करेगा, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेगा, तो कुछ ना कुछ नया डेवलप करेगा। और वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा समाज के संपर्क में रहेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, वो उतना ज़्यादा सीखेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बालक कार्य करके सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी कहलाता है, और ये कथन किसका है? जो चारों साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसी बात की ओर समर्थन करते हैं कि बालक को कार्य करने के मौके देने चाहिए। ठीक, तो इसीलिए आपसे देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं कि आपको भी पता है, अगर आप डिटेल में इन चारों साइकोलॉजिस्ट को पढ़कर आए हैं तो आप बता सकते हैं कि चारों जो है वो एक्टिविटीज को महत्व देते हैं, लेकिन कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये कथन आप तभी बता पाएंगे जब आप इनसे परिचित होंगे, इस पॉइंट को आप पहले से पढ़ कर आएंगे, तभी आप ऐसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये कुछ फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, और फैक्चुअल प्रश्नों के आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप उनसे परिचित हैं, पहले से आप जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मैंने आपको क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत बताया था कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना कहलाता है। ये कथन आपके फ्रोबेल साहब का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका फ्रोबेल साहब हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो पाया होगा, और आपने देखा कि आपके एग्जाम्स में प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं, किस तरीके से उठा सकते हैं। तो कंटेंट के दौरान जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूं वो उसको बिल्कुल डीपली स्टडी कीजिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को समय समय पर रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। अगर कोई कथन भी आपसे पूछा जाता है तो आपके दिमाग में एकदम से तुरंत आपका माइंड जो है उस ऑप्शन तक जाएगा जिसको आप बार बार पढ़ कर आए हैं, जिससे आप बार बार परिचित हैं, वहीं तक आपका ऑप्शन जाएगा। जिस भी पॉइंट को आप ध्यान से बार बार रिवाइज करते हैं, आपका जो ध्यान है वो उस ऑप्शन तक पहुंचेगा। तो ऐसे प्रश्नों के आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप बार बार रिवाइज करते हैं। देखिए, एक बार आप नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बना लेने के बाद आप सभी
क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे सकते। सभी प्रश्नों के आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप उन नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बार नोट्स बना लेने से ही आपको सब कुछ नहीं आ जाता। आप मैक्सिमम 13% तक एक बार में कवर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उस कंटेंट पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक को कम से कम आपको 5 से 6 बार रिवाइज करने होते हैं। एक बार में आप हद से हद 13% तक चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, और यदि आप उस टॉपिक को 6 से 7 बार रिवाइज कर लेते हैं तो लगभग आप 100% तक पहुंच जाते हैं, यानी कि उस क्वेश्चंस में आपकी गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए जो भी कंटेंट मैं आपको देता हूं, उन कंटेंट के आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करते रहें। ठीक, जो टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने हैं उसको आप ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन जो कंटेंट आपका एक बार बन चुका है उसको आप बार बार रिवाइज करते रहें। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतने आपके चांसेस होंगे कि क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर देता हूं कि आप कंटेंट को रिवाइज कीजिए। अगर आपने कर लिया है कंटेंट को पूरा, तो उसके बाद उसको बार बार अभ्यास कीजिए, रिवाइज कीजिए, और ऐसे प्रश्नों के आंसर आप तभी दे पाएंगे। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको सभी बातें क्लियर हो पाएंगे और आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि निम्न में लघु सोपान का सिद्धांत है। ऑप्शन फर्स्ट है रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड है विभाजन का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड है योजन का सिद्धांत, और ऑप्शन फोर्थ है चयन का सिद्धांत। अब आपको बताना है कि इसमें से लघु सोपान का सिद्धांत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लघु का मतलब होता है छोटा, और सोपान, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं आएगा, यहाँ पर है सोपान, पे आ की मात्रा है। तो सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, यानी कि लघु सीढ़ी। लघु सीढ़ी मतलब छोटी छोटी सीढ़ी। तो छोटी छोटी सीढ़ी का सिद्धांत आप कौन से सिद्धांत में पढ़ कर आए हैं, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट में रुचि का सिद्धांत, क्या आपने रुचि के सिद्धांत में लघु सोपान के बारे में पढ़ा है, या फिर विभाजन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, या फिर योजन के सिद्धांत में पढ़ा है आपने, या फिर चयन के सिद्धांत में। तो स्टूडेंट, जो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत 12 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जो विभाजन का सिद्धांत होता है, जिसे हम डिवीजन लॉ भी बोलते हैं, डिवीजन रूल्स भी बोलते हैं, यानी विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत आप किसी भी बड़े से बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और जब आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं लघु सोपान का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो आप सुपर टेट के लिए साइकोलॉजी 30 मार्क्स की साइकोलॉजी की जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स, शिक्षण कौशल 10 मार्क्स, और आपका आता है जीवन कौशल 10 मार्क्स। तो इन 3 टॉपिक जो आपके 10-10 मार्क्स में है, तो ऐसा नहीं है कि आप तीनों के तीनों टॉपिक को एक बार में कंप्लीट कर लें। आप क्या कर रहे हैं, आप जो 10-10 मार्क्स में जो जो टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक को एक एक करके आप डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो इसको छोटे छोटे भागों में, यानी कि मानकर चलिए जो ये आपका टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, ये टॉपिक आज के बाद आपका समाप्त हो जाता है, तो आपने लगभग एक सीढ़ी अपनी तैयार कर लिया, यानी कि आपने एक छोटा सा लघु सोपान कंप्लीट कर लिया है। तो लघु सोपान का सिद्धांत आपके विभाजन के सिद्धांत का एक अन्य नाम है, जहां से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में लघु सोपान का सिद्धांत है। तो लघु सोपान का सिद्धांत जो है विभाजन के सिद्धांत को कहते हैं, जो मैंने आपको विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत डिटेल में बताया है। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाए होंगे, और अगर नहीं पहुंच पाए तो मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट, सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपके माइक्रो टीचिंग से पूछे गए हैं, जो मैंने आपको माइक्रो टीचिंग डिटेल में बताया है, पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, उन सभी बिंदुओं को मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि वो सूक्ष्म शिक्षण जो टॉपिक है माइक्रो टीचिंग का, वो भी आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि बताइए, यानी समय अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपसे पूछा गया 6 मिनट, सेकेंड ऑप्शन बताता है 12 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 24 मिनट, और फोर्थ ऑप्शन है 36 मिनट। अब आपको बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि कितनी है। मैंने आपको कितना बताया है ये आप गेस करेंगे, मैंने आपको कितना बताया है ये आपको ध्यान होगा, तो आप इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। स्टूडेंट, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत मैंने आपको बताया इसमें 6 पद होते हैं, और उन 6 पदों में सबसे पहला पॉइंट होता है योजना।
ठीक। दूसरा पॉइंट होता है आपका शिक्षण, जो 6 मिनट का होता है, यानी कि जब आप सूक्ष्म शिक्षण करते हैं तो योजना आप पहले से बनाकर कक्षा में जाते हैं, तो उस योजना का जो टाइम पीरियड है वो निर्धारित नहीं है, इसीलिए सबसे पहला पॉइंट तो आता है आपका योजना, जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता क्योंकि वो प्रिपरेशन आप पहले करते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है आपका वो शिक्षण होता है, जो आप 6 मिनट के लिए करते हैं। तीसरा आता है आपका फीडबैक, फीडबैक भी आप 6 मिनट के लिए करते हैं। उसके बाद आता है आप जो भी फीडबैक आपको मिलते हैं उस फीडबैक के हिसाब से आपको कौन सी बातें करनी हैं और कौन से पॉइंटों को नहीं करने हैं, इसके बारे में आपको बताया जाता है सीनियर टीचर के द्वारा। तो इसके लिए फिर से आप क्या करते हैं, पुनः योजना बनाते हैं, जिसके लिए आपको 12 मिनट का समय मिलता है। उसके बाद पुनः योजना के बाद आप फिर से पुनः शिक्षण करते हैं, जो फिर से 6 मिनट के लिए करते हैं, और उसके बाद आप फिर से पुनः प्रतिक्रिया लेते हैं, जो 6 मिनट का होता है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी मिनटों को यदि आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका सूक्ष्म शिक्षण कंप्लीट हो जाता है। तो 6 + 6 12 और 12 24 और 6 30 और 6 36 मिनट, यानी कि टोटल इन 6 पदों के अंतर्गत आप 36 मिनट का समय आप लेते हैं। तो इन 36 मिनट पूरे होने के बाद आपका सूक्ष्म शिक्षण कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है आपका 36 मिनट, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग का टाइम पीरियड होता है ओवरऑल पूरे माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो भी आप 6 पद करते हैं, उन 6 पद को मिलाकर जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो आपका 36 मिनट का होता है, यानी 36 मिनट का। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका 36 मिनट। आई होप आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुँच पाए होंगे, और यदि नहीं पहुँच पाए तो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक है। देखिए माइक्रो टीचिंग के फादर कौन है, नहीं जनक कौन है, इस पर आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है A.W. एलन, ऑप्शन सेकंड कहता है B.W. एलन, ऑप्शन थर्ड कहता है C.W. एलन, और ऑप्शन फोर्थ कहता है D.W. एलन। तो स्टूडेंट, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है ये आपको बताने हैं। ज़्यादातर आपको पता होंगे कि एलन साहब है सूक्ष्म शिक्षण के जनक। जिन्होंने सिर्फ एलन को ध्यान रखा है उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं। अब उनको सिर्फ तुक्का मारना पड़ेगा, और यदि उन्होंने डिटेल में स्टडी की होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन को बता सकते हैं। और यदि आपने मेरे माइक्रो टीचिंग वाले टॉपिक को अच्छे से देखा होगा तो आपके लिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपके लिए। देखिए ऑप्शन में एलन ही है, लेकिन कौन से एलन है ये आपको बताने हैं। A.W. एलन है कि B.W. एलन है कि C.W. एलन है या फिर D.W. एलन। तो स्टूडेंट, सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक है उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इसके जो जनक है वो है ड्वाइट W. एलन। तो स्टूडेंट्स, सूक्ष्म शिक्षण के जनक के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इसके जो जनक है उसका नाम है ड्वाइट W. एलन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका D.W. एलन। तो ना ही इसका A.W. एलन हो सकता है और ना ही B.W. एलन हो सकता है और ना ही C.W. एलन। इसके जो राइट ऑप्शन है वो है D.W. एलन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप कभी भी ऊपर से नहीं पढ़ेंगे एलन। यदि आप सिर्फ पढ़कर आए हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक एलन है तो उस कंडीशन में आप इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन कभी नहीं बता सकते। इसलिए मेरा कहने का मतलब, आप जो भी चीज़ें पढ़े उसको डिटेल में इतना पढ़ लीजिए ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे भी एग्जाम्स में प्रश्न बने आपका कभी गलत ना हो। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और आपने इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन ईजिली बता दिए होंगे, क्योंकि आपने हमारे कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा और आपके लिए प्रश्न बहुत ही आसान हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स 48 कि सूक्ष्म शिक्षण के लक्षण नहीं है। देखिए माइक्रो टीचिंग के लक्षण नहीं है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है पाठ्यवस्तु व्यापक है, यानी सूक्ष्म शिक्षण के लक्ष्य नहीं है, ये बताने आपको। नहीं है यानी कि नेगेटिव पॉइंट। तो कौन से सूक्ष्म शिक्षण के लक्षण है और कौन से नहीं है ये आपको छांटकर बताने हैं। ऑप्शन बी कहता है कक्षा का आकार छोटा होता है, यानी कि जो कक्षा है उसका आकार छोटा होता है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत। ऑप्शन थर्ड कहता है प्रशिक्षुओं की संख्या 5 से 10 होती है, यानी कि जो प्रशिक्षु हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि कक्षा का आकार छोटा होता है और 5 से 10 के बीच में बच्चे होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन कहता है स्टूडेंट्स की पढ़ाने की अवधि 5 से 10 मिनट की होती है, यानी 5 से 10 मिनट ही आप सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पढ़ा सकते हैं, यानी मिनिमम 5 मिनट्स
और मैक्सिमम 10 मिनट्स, ये आपका टाइम पीरियड होता है। हो सकता है आप 6 मिनट पढ़ाए, हो सकता है आप 7 मिनट पढ़ाए, 8 मिनट पढ़ाए, बट सूक्ष्म शिक्षण में आप 10 मिनट से ऊपर नहीं जाते और 5 मिनट से कम भी आप नहीं पढ़ाते। तो कुल मिलाकर आपको बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण के लक्षण नहीं है, यानी सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आपने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं तो उसके अंतर्गत आपको क्या लगता है कि सूक्ष्म शिक्षण के कौन से लक्षण नहीं है। तो नहीं है ऑप्शन को छांटने के लिए आपको पहले उसके लक्षण पता होने चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास ऐसे होंगे जिसके लक्षण होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो लक्षण नहीं होगा। तो स्टूडेंट, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग यानी शब्द से ही आप समझ रहे हैं कि आप जो शिक्षण कर रहे हैं वो एक छोटा सा शिक्षण कर रहे हैं। तो छोटा शिक्षण के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि कक्षा का आकार बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसमें आपको एक छोटे से टॉपिक को आपको बच्चों के सामने लेकर आना होता है और उस टॉपिक के बारे में आपको बताना होता है, जिसमें कक्षा में बच्चे भी बहुत कम होते हैं, छोटी कक्षा होती है, कम समय के लिए आप आते हैं और थोड़ी देर ही आप पढ़ाते हैं और फिर आप उसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जो भी हम 6 पद करते हैं तो उसमें हम शिक्षण करते हैं मैक्सिमम 6 मिनट तक और उसके बाद 6 मिनट आप प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर पुनः आप प्लानिंग करते हैं जो 12 मिनट का होता है, फिर से आप पुनः शिक्षण करते हैं 6 मिनट का होता है और फिर से आप पुनः प्रतिक्रिया लेते हैं। तो इसके लिए सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कक्षा का आकार तो छोटा ही होगा, प्रशिक्षुओं की संख्या भी 5 से 10 ही होगी, यानी कि 5 या 6-7 स्टूडेंट आपके कक्षा में होते हैं और आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के बीच में ही पढ़ाते हैं, यानी 6 मिनट भी पढ़ा सकते हैं, 7 मिनट में। एग्जैक्टली माइक्रो टीचिंग में हम 6 मिनट ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपसे जो है 5 से 10 मिनट बताया गया है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम देखें स्टूडेंट्स, बी, सी और डी, ये तीनों लक्षण जो है वो सूक्ष्म शिक्षण के हैं, क्योंकि जब आप एक छोटे से आकार के कक्षा में कम बच्चों के सामने 5 से 10 मिनट यानी 6 मिनट के लिए आप टीचिंग करते हैं तो आप पाठ्य वस्तु को व्यापक नहीं ले सकते। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो जाता है कि पाठ्य वस्तु व्यापक। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका पाठ्य वस्तु व्यापक। और मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत बताया हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण में हम सबसे पहले शिक्षक की एक शिक्षण प्रक्रिया पर बल देते हैं, जिसमें आप पाठ्य वस्तु सीमित लेकर आते हैं, कि एक छोटे से टॉपिक को आप लेकर आते हैं, बड़े टॉपिक को आप नहीं ला सकते, क्योंकि आप शिक्षण करेंगे मुश्किल से 6 मिनट के आसपास, 5 से 10 मिनट के बीच में आप शिक्षण करेंगे, तो इसमें आप व्यापक टॉपिक तो नहीं समझा सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन का नेगेटिव ऑप्शन है पाठ्य वस्तु व्यापक। यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो पाएगा। यदि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस इजीली लगा लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 49th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 49th क्वेश्चन में बताया गया स्टूडेंट्स कि सूक्ष्म शिक्षण की चतुर्थ अवस्था की समय अवधि है, यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण आप करते हैं, माइक्रो टीचिंग जो आप करते हैं, उसकी 4th स्टेज क्या है ये आपको बताना है, कि 4th स्टेज की टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि आपको बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 6 मिनट, ऑप्शन सेकंड कहता है 12 मिनट, ऑप्शन थर्ड कहता है 24 मिनट और ऑप्शन फोर्थ कहता है 36 मिनट यानी 36 मिनट। तो जब आपने स्टूडेंट सूक्ष्म शिक्षण किए होंगे तो इसके अंतर्गत आप 6 पद करते हैं, यानी कि 6 स्टेजेस से आप परिचित होते हैं। सबसे पहले आप करते हैं योजना, दूसरे नंबर पर आप करते हैं शिक्षण, तीसरे नंबर पर आप करते हैं प्रतिक्रिया, चौथे नंबर पर आप करते हैं पुनः योजना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे चौथी अवस्था की समय अवधि पूछी गई है। तो योजना की तो आपकी कोई समय अवधि नहीं होती है, क्योंकि इसकी प्लानिंग आप पहले से घर पर करते हैं, लेकिन शिक्षण की आपकी समय अवधि होती है 6 मिनट की। उसके बाद प्रतिक्रिया आपको लेनी होती है 6 मिनट तक। उसके बाद फिर से आपको जो है अपने सीनियर टीचर द्वारा बताया जाता है कि कहाँ आपने गलती की है और कहाँ आपने गलती नहीं की है। तो उस पर आप विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं और आप ध्यान रखते हैं कि मुझे कौन सी गतिविधियों को दोबारा नहीं करना है और किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप पुनः प्लानिंग करते हैं जो आप 12 मिनट के आसपास करते हैं और उसके बाद फिर आप पुनः शिक्षण करते हैं 6 मिनट और फिर आप पुनः प्रतिक्रिया लेते हैं 6 मिनट। तो कुल मिलाकर आपका सूक्ष्म शिक्षण हो जाता है 36 मिनट। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया कि सूक्ष्म शिक्षण की चतुर्थ अवस्था की समय अवधि। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण की जो 6 अवस्थाएं हैं उन 6 अवस्थाओं के बारे में
आपको डिटेल में पता हो। तो यदि आप डिटेल में पढ़कर आए हैं तभी आप ऐसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की चौथी अवस्था है पुनः योजना और इसकी समय अवधि है 12 मिनट। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका 12 मिनट। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे क्योंकि आपने सूक्ष्म शिक्षण को डिटेल में पढ़ा होगा। इतनी मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ। और यदि आपने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप माइक्रो टीचिंग वाले वीडियोस को देखिए, उस क्लास को कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि इस तरीके से यदि आपके एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न बनाए तो आप उन प्रश्नों के उत्तर ईजिली दे पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और सही ढंग से इन पॉइंटों को ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपकी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का और इस टॉपिक का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत टॉपिक पर बेस्ड लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 50th क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण की दूसरी अवस्था है। देखिए स्टूडेंट सीधा सीधा आपसे पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण की दूसरी अवस्था। मैंने जब आपको सूक्ष्म शिक्षण टॉपिक को कवर कराया था तो उसके अंतर्गत मैंने आपके जो 6 अवस्थाएं होती है, पद होते हैं, उन 6 पदों के बारे में डिटेल में बताया था। मैंने आपसे ये भी बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण की पहली अवस्था से भी प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, टेट एग्जाम में, और सूक्ष्म शिक्षण की अंतिम अवस्था से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे गए हैं और उत्तराखंड टेट में भी पूछा गया कि सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि कितनी होती है। तो ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न आपसे बनाए आप इजीली बता पाए। स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्नों के आंसर आप तभी दे पाते हैं जब आप उसको डिटेल में स्टडी करते हैं या फिर आप उसको प्रैक्टिकली अपने बीएड या फिर डीएलएड प्रशिक्षण के दौरान किए होंगे, तभी आप ऐसे प्रश्नों के आंसर इजीली दे पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन आप समझ सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की दूसरी अवस्था के बारे में आपसे पूछा गया है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ईजी है यदि आपने माइक्रो टीचिंग वाले वीडियोस को देखे हैं। सूक्ष्म शिक्षण की पहली अवस्था योजना है और दूसरी अवस्था है शिक्षण। तो ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षण, ऑप्शन सेकंड है प्रतिपुष्टि, ऑप्शन थर्ड है पुनः योजना और ऑप्शन फोर्थ है योजना। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण की दूसरी अवस्था है शिक्षण, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होता है आपका शिक्षण। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे और आपको रियलाइज हो पा रहा होगा कि सूक्ष्म शिक्षण टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के एग्जाम्स में आपके प्रश्न बन सकते हैं। स्टूडेंट्स अधिगम के सिद्धांत टॉपिक को जितना डिटेल में मैंने आपको बताया है, इससे बाहर आपका एग्जाम सुपर टेट एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, इतना मैं आपके लिए श्योरिटी दे सकता हूं क्योंकि मुझे अनुभव है इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और मैंने इतने सारे पॉइंट आपको इसके अंतर्गत बताए हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी 1, 2 या 3 प्रश्न भी यदि एग्जामिनर पूछे तो कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम श्योर ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो एग्जामिनर के माइंड सेटअप पर डिपेंड करता है। लेकिन इस टॉपिक को मैंने आपको इतने डिटेल में करा दिए हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बने आप उन प्रश्नों को ईजिली कर पाएंगे क्योंकि इसके अंतर्गत आपका जो मेन होता है वो होता है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, जिनको हम शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं। तो उन 11 शिक्षण सूत्रों को भी मैंने आपको डिटेल में बताया, प्लस मैंने आपको शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत जो 12 सिद्धांत आते हैं उनको भी डिटेल में बताया और प्लस मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में भी डिटेल में बताया है। ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता होने चाहिए क्योंकि ये शिक्षण के दौरान आप कर आए हैं प्रैक्टिकली। तो जब आप प्रैक्टिकली वर्क करके आए हैं तो आपके लिए ऐसे यहाँ से यदि प्रश्न बनते हैं तो आपके लिए ये ईजी होने चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कितनी चीज़ों को आपने ध्यान रखा होगा और कितनी चीज़ों को आपने नहीं ध्यान रखा होगा, तो उसके लिए आपको इस कंटेंट को दोबारा से रिवाइज करने की आवश्यकता है। आप प्रॉपर इस टॉपिक के नोट्स बनाएं प्लस उसको रिवाइज करते रहें। आप फ्री टाइम पर जब आप खाली बैठे हैं, आप किसी नए टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में नोटबुक होने चाहिए और उसको आप रिवाइज करते रहें अपने हिसाब से कम हर एक टॉपिक को आप 5 से 7 बार रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर इजीली कर पाए, लेकिन कंडीशन स्टूडेंट्स यदि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना चाहते हैं तो जो भी कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और उन नोट्स को कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज करें और इन प्रैक्टिस सेट को आप
सिर्फ एनालिसिस करें, इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी जांच करें, आप अपना मूल्यांकन करें कि आपका ये टॉपिक कितना क्लियर हो पाया है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो सब आप क्लियर कर पाए होंगे और आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो मैं आपके लिए जब भी बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।